तो हेलो दोस्तों, जो प्रीलिम क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें हम फंडामेंटल राइट को डिस्कस कर रहे थे। और फंडामेंटल राइट में कल हमने आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक डिस्कस किया। और आज उसी प्रोसीजर में मैं बस कुछ आर्टिकल्स में लिटिल बिट डीपर इंफॉर्मेशन को डालूंगा जो आपको याद रखनी है, जो कि आपको एनरिचमेंट कर देगी इंफॉर्मेशन में, और फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम वही वही आर्टिकल 12 से और 35 के बीच में। जो जो आर्टिकल में हमें जो जो चीज़ें ऐड करनी है हम ऐड करेंगे, और वंस वी फिनिश दिस देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डीपीएसपीस। सो सबसे पहले आर्टिकल 14 देखते हैं। आर्टिकल 14 के अंदर दो बातें हमने की थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, तो दो बातें हमने की थी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो मैंने बताया था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। यहां पे क्या हो रहा है कि कानून सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करता है। दोनों सेम ही साउंड कर रहे हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस ये था कि यहाँ पे डाउन ट्रोडन के लिए स्पेशल एफर्ट्स नहीं है, सब बराबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्वलिटी को अचीव करने की कोशिश भी की जा रही है कि पीपल आर अनइक्वल, सो वी विल डू सम एफर्ट्स टू मेक देम इक्वल। ओके, नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस जो आपको याद रखने चाहिए। सम एक्सेप्शंस टुवर्ड्स द आर्टिकल 14, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, इन दोनों को क्रिमिनल क्रिमिनल केसेस से क्या दी गई है, इम्यूनिटी दी गई है। तो दे आर गेटिंग इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल केसेस इन केस ऑफ द सिचुएशंस वेयर दे आर होल्डिंग ऑफिस। सो प्रेसिडेंट और गवर्नर जब अपने ऑफिस के अंदर हैं, अपनी पोजीशन पे हैं, अपनी पोस्ट के अंदर हैं, तो उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो आपको ये वाली बात याद रखनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, ये आर्टिकल 361 में है। ऑन द अदर हैंड, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। तो वो हमारे तुम्हारे ऊपर आता है आर्टिकल 368A। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। तो दे आर इम्यून, MPs and MLAs are immune from civil proceedings. President and governor are immune from the criminal proceedings. बस ये याद रखो, UPSC has been asked question from here. ठीक है, few year back यहाँ पे भी क्वेश्चन इतना आया नहीं है, बट याद रखना कि जो इम्यूनिटी है वो MLA MP के केस में है, सिविल मैटर्स में है, और गवर्नर और प्रेसिडेंट के केस में क्रिमिनल मैटर्स में है। यहाँ पे सिविल जब मैटर होंगे तो थोड़े दिन का पहले एक प्रायर नोटिस देने के बाद आप क्या कर सकते हो, उन पे प्रोसीडिंग चला सकते हो। ठीक है, लेकिन क्रिमिनल में ये टोटली क्या है, इम्यून है। ये आपको आर्टिकल 14 में थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 15-16 में क्या हो रहा है भाई, डिस्क्रिमिनेट नहीं होंगे। और ग्राउंड्स मैंने बता ही दिए थे, जैसे इसके अंदर 5 ग्राउंड थे, रेस, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, जेंडर एंड बर्थ प्लेस। अब इसमें क्या हो रहा था कि ये 5 तो थे ही थे, प्लस में ये 5 थे ही थे, और प्लस में एक और था, और वो कौन सा था, डिसेंट। सो नाउ लेकिन अब इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, बट स्टिल 15 के जो अदर सेक्शंस हैं, सब क्लोज A, सब क्लोज 2, सब क्लोज 3, उनमें क्लियरली है कि फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, for vulnerable section you can have special provisions. For example, SC STs, EWS, OBC,
विमेन, चिल्ड्रन, और 15 में यू ऑलवेज गिव एजुकेशन रिजर्वेशन, और इन 16 यू विल गिव एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन। ठीक है, तो 15 के अंदर क्या है, एजुकेशन रिजर्वेशन है, 16 के अंदर क्या है, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। याद रखना, रिजर्वेशन इज नॉट ये चीज मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, रिमेंबर दिस। Reservation is not a fundamental right, it is a enabling provision. First of all, remember this, enabling provision. ठीक है, it's not a fundamental right, it's a enabling provision. ठीक है, याद रहेंगे। अब थोड़ा सा रिजर्वेशन पे करंट अफेयर कवर करेंगे, करंट अपडेट्स। सबसे पहले ओबीसी को सब कैटेगराइज करने की बात हो रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है, बट ओबीसी में सब कैटेगराइज करने की बात की गई है। हो ये रहा है कि अगर आपको डेटा पता हो, डेटा सेज दैट कि ओनली 37% जो कास्ट हैं वो बेनिफिटेड हैं, बट देयर 63% कास्ट जो बिल्कुल बेनिफिटेड नहीं है। ठीक है, तो मतलब ओबीसी में क्या हो रहा है कि बहुत सारी कास्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल दे आर द कास्ट अंडर ओबीसीज, बट only few caste are getting benefit from the reservation, and there are numerous caste which are not getting any benefit from the OBC reservation. So government is thinking about the sub categorization, and G Rohini commission is related to it. Clear? Okay. अब इसमें कुछ अपडेट आएगी कि भाई उसको सब कैटेगराइजेशन किया है नहीं किया है, तब हम इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बट सब कैटेगराइजेशन का मतलब समझ लिए नीड क्यों है, क्योंकि कुछ कास्ट हैं जो बेनिफिट हो रही हैं, कुछ कास्ट है बेनिफिट नहीं हो रही हैं। तो जो बेनिफिट नहीं हो रही हैं कास्ट, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए सब कैटेगराइजेशन करना जरूरी हो जाता है, और जी रोहिणी कमीशन इस पे बनाया गया है। अब देखते हैं कि आगे इस पे क्या डेवलपमेंट होता है, बट रिमेंबर जी रोहिणी कमीशन इज रिलेटेड टू द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी कास्ट। नेक्स्ट, जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो रिजर्वेशन दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली ऐसा कर्नाटका में होने की कोशिश की, हरियाणा में होने की कोशिश की, बट सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप टंडन केस, रिमेंबर दिस केस, प्रदीप टंडन केस, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 16। ठीक है, क्योंकि ये आपके बर्थ प्लेस के आधार पे क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। भाई हरियाणा में पैदा हो गया तो हरियाणा में जॉब ले सकते हो, लेकिन अगर कहीं और पैदा हुए तो जॉब नहीं मिलेगी। तो ये बर्थ प्लेस का जो पॉइंट है डिस्क्रिमिनेट करने का, उसको ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। रिमेंबर दिस फैक्ट कि प्राइवेट जो रिजर्वेशन है जो प्राइवेट जॉब्स में है हो रहा की बात कर रहे हैं, जैसे हरियाणा ने 70% जो जॉब्स हैं वो हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्व करने की बात की, एंड सेम थिंग यू कैन सी इन अदर स्टेट्स, स्पेशली कर्नाटका। सो सुप्रीम कोर्ट डिनाइड फॉर दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन। रिमेंबर दिस। सो टू फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर। अभी सब कैटेगराइजेशन पे बात नहीं हुई है, जी रोहिणी कमीशन को याद रखेंगे, और प्राइवेट जॉब्स में अभी चीजें नहीं हो रही हैं। प्राइवेट जॉब्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि रिजर्वेशन अभी हम नहीं दे सकते हैं, इट इज वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नाउ आई विल टॉक अबाउट फ्यू अदर वर्ड्स। आई विल टॉक अबाउट, याद रखना ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे भी सवाल आया नहीं है, पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को जो लाया गया था वो लाया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इससे आर्टिकल 15(6) और 16(6) को ऐड किया गया, एंड इसके अंदर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया और इसके अंदर जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया।
ठीक है, रिमेंबर दिस फैक्ट, सिंपल फैक्ट। और कितना रिजर्वेशन है इसमें? 10% फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, पुरानी न्यूज है ये, बस थोड़ा ब्रीफ आइडिया भी रहेगा तो काम हो जाएगा। इस पे यूपीएससी नहीं पूछती जनरली क्वेश्चंस, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी कॉन्ट्रोवर्सल, है ना, तो वो उसमें नहीं पूछती है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। ये वर्ड आ सकता है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, ये भी रिजर्वेशन से रिलेटेड ही कोई कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये राम है और ये श्याम है। ठीक है, राम बिलोंग कर रहा है जनरल कैटेगरी से और श्याम बिलोंग कर रहा है रिजर्व कैटेगरी से। ठीक है, एट प्रेजेंट राम एंड श्याम एक ही पोस्ट पे हैं, बट राम इज सीनियर, 2 ईयर सीनियर। ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 साल पहले उसकी जॉब लगी तो वो 2 साल सीनियर है उस पोस्ट पे। श्याम भी उस पोस्ट पे आ गया, बट 2 साल जूनियर है। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी से है श्याम। अब मान लीजिए कि ऊपर प्रमोशन में एक रिजर्व कैटेगरी की सीट है और श्याम को प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि राम को कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो जनरल कैटेगरी की सीट नहीं है प्रमोशन के में, ऊपर में वो रिजर्व कैटेगरी की सीट है और श्याम गॉट प्रमोटेड। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़े टाइम के बाद राम ऑल्सो गेट प्रमोशन एंड एट दिस पोस्ट, बट सिंस की राम हमेशा उससे 2 साल सीनियर रहे, क्योंकि वो पोस्ट में 2 साल पहले आया था, बट एट दिस मोमेंट श्याम विल रिटेन द सीनियोरिटी। दिस इज द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से सीनियोरिटी में जाते हो और कोई आपका सीनियर जो पहले जब आप जूनियर पोजीशन पे थे तब वो आपका सीनियर था, अगर वो भी उस पोजीशन पे आ जाता है, बट सीनियोरिटी आप ही रिटेन करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, कैन बी आस्क्ड इन पेपर, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। मैं चाहूंगा कि आप एक आर्टिकल याद रखिए, 335। ये आर्टिकल कहते हैं कि रिजर्वेशन को किसी इस ऐसे प्रपोर्शन में देना चाहिए जहां से एफिशिएंसी हम हैम्पर ना हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 335 की रिजर्वेशन शुड बी गिवन इन सच ए वे दैट कि द एफिशिएंसी मस्ट नॉट हैम्पर। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू टेल अदर स्टफ ऑल्सो, कि ये रिजर्वेशन की हमने इंपॉर्टेंट बातें बात कर ली। जस्टिस जी रोहिणी कमीशन किससे रिलेटेड है हमने बात किया। जो प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो हमने याद किया। ईडब्ल्यूएस के बारे में हमने बात किया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के बारे में हमने बात किया, आर्टिकल 335 के बारे में हमने बात किया। ऐसे ही हम लोग को केसेस याद रखने चाहिए कि सीनियोरिटी के जो केसेस हैं, सीनियोरिटी के जो केसेस हैं वो मुझे लगता नहीं कि मेंस में इतने पूछे जाएंगे, पर हमें उन्हें याद रखना होगा। तो एक तो याद रखना कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो आर्टिकल 16(4)(a) के अंदर है। वो किसके अंदर है? 16(4)(a) के अंदर वो आर्टिकल है। और अब मैं एक केस बताऊंगा आपको। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 2-3 केसों की, हम यहाँ पे बात करेंगे। नागराज केस, जरनेल सिंह केस, मंडल कमीशन, मंडल केस ही करेंगे, कमीशन नहीं करेंगे, मंडल केस ही करेंगे। तो these 2 cases are related to the reservation in promotion and other is related to the general reservation। ठीक है, और I will also give some brief introduction about the horizontal and vertical reservation। तो हम सबसे पहले मंडल कमीशन की, मंडल केस की बात कर देते हैं। मंडल केस बोल लो, इंदिरा साहनी केस बोल लो। देखो, मंडल कमीशन बनाया गया ओबीसी रिजर्वेशन के लिए,
ये जनता गवर्नमेंट के समय बनाया गया 1978 में, बट इस पर कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन फिर आगे जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट है उसने वापस से इसके ऊपर काम करना शुरू किया। मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन के लिए बोला था ओबीसीज को और 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मना कर दिया कि ये 10% मना कर दिया और 27% ओबीसी को रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इकोनॉमिक वीकनेस, इकोनॉमिकली वीकर इज नॉट एन सोल ग्राउंड फॉर गिविंग रिजर्वेशन, इट मस्ट बी इकोनॉमिकल एंड सोशल, जो कि ओबीसी का ग्राउंड है। तो सोशल बैकवर्डेडनेस भी होनी चाहिए तभी रिजर्वेशन को वैलिड होगा। इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को मना कर दिया और कहा कि ओनली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को नहीं दिया जा सकता, उसमें सोशल वीकर भी पर्सन होना चाहिए तभी रिजर्वेशन को हम देंगे। ठीक है, ये बात हुई। आगे हम बात करेंगे थोड़ा, मंडल कमीशन की बात हो गई, इंद्रासानी कमीशन की बात हो गई। मंडल कमीशन ने एक और बात बोली, कैरी फॉरवर्ड रूल को भी इसने बोला और इसने कैप भी लेके आया, 50% का कैप लेके आइए कि टोटल रिजर्वेशन कभी भी 50% को एक्सीड नहीं करना चाहिए। टोटल रिजर्वेशन कभी भी 50% को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये बोला किसमें, मंडल कमीशन ने बोला। और कैरी फॉरवर्ड रूल में बोला कि अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर ईयर में रिजर्व कैटेगरी की सीट्स नहीं भरती हैं तो उनको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट स्टिल टोटल रिजर्वेशन 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऊपर से कहा कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाओ, उसने कहा कि स्पेशली उसने कहा कि आप एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाइए और उसका नाम यहां पे लिखा गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी। अभी रिसेंटली इसे 102 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है। हमने इसे आर्टिकल 338B के अंदर हमने क्या कर दिया है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है इसका। लेकिन इसका जन्म हुआ था वो मंडल कमीशन में ही हुआ था। तो मंडल कमीशन के केसेस को की इंपॉर्टेंट बातें याद रख लो। 27% ओबीसी को अलाउ कर दिया, ईडब्ल्यूएस को मना कर दिया, ओनली इकोनॉमिक रीजन कैन नॉट बी द रीजन फॉर द गिवन रिजर्वेशन। उसके बाद में हमने बात किया कि हम एक 50% कैप ले आए, कैरी फॉरवर्ड रूल अलाउ किया, बट वो 50% वाले कैप को वायलेट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में बोला कि एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनाओ। और बाद में 102वें संशोधन से 102वें संशोधन से पार्लियामेंट ने इसे क्या बना दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी है, एम्पावर कर दिया है काफी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नागराज केस और जर्नेल सिंह केस। ये बेसिकली दो केसेस हैं वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन में है। तो सबसे पहले नागराज केस की बात करेंगे। नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा, जिसमें स्टेट्स को एम्पावर किया कि वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकते हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 केसेस और लगा दिए। ठीक है, वैसे रिजर्वेशन प्रमोशन क्वेश्चनेबल है क्योंकि भाई आप पहले रिजर्वेशन ले लिए अपॉइंटमेंट के समय, अब आप प्रमोशन के समय भी ले रहे हैं, तो ऐसा लगता है यार कि आप एफिशिएंसी को हैम्पर कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे केसेस आपको बता दूं कि रिसेंट डेटा बोल रहा था कि ओनली 4 पीपल हैं जो रिजर्व कैटेगरी से हैं और वो जॉइंट सेक्रेटरी से आप अबव की पोस्ट पे हैं, तो उनकी संख्या काफी कम है। इसलिए रिजर्वेशन प्रमोशन थोड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि वो आप चाहते हो ऑल इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन एट द हायर पोस्ट ऑल्सो। सो नागराज केस में बोला कि भैया एक तो डेटा रिलेटेड टू द बैकवर्डनेस ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी आपको जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नागराज केस में बोला कि डेटा रिगार्डिंग द डेटा 1 मान लो, इसको डेटा 2 मान लो, और डेटा रिगार्डिंग द insufficient number in the jobs in the job which we get through the promotion। तो बोला कि मान लो कोई पर्टिकुलर कास्ट है तो उस पर्टिकुलर कास्ट में कास्ट के जो लोग हैं वो पर्टिकुलर उस पोस्ट पे कितने हैं, क्या वो अच्छे खासे नंबर में है, क्या वो अच्छे खासे नंबर में नहीं है ना, वो डेटा चाहिए हमको। और थर्ड जो है कि एफिशिएंसी हैम्पर नहीं होनी चाहिए।
एफिशिएंसी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास में नागराज केस में बोला कि पहला तो किसी पर्टिकुलर कास्ट के बैकवर्डनेस के लिए आप ढूंढो, पहले बैकवर्डनेस का प्रूफ लाओ थ्रू डेटा। सेकंड, डेटा चाहिए कि भाई उस वो पर्टिकुलर कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पर्टिकुलर प्लेस पे या पर्टिकुलर पोस्ट पे या पर्टिकुलर लेवल पे इनएडुकेट है। और तीसरा, आप ये बात बताइए कि एफिशिएंसी उससे हैम्पर नहीं होगी। बाद में जर्नेल सिंह केस में ये कंडीशन को रिमूव कर दिया और नाउ वी हैव ओनली two conditions. So remember these cases, remember these facts which can help you in paper. ठीक है, तो रिजर्वेशन में मैंने जो करंट अपडेट्स हैं वो थोड़ी सी आपको बताई, पुरानी चीजें बताने का कोई मतलब नहीं है, बट जो साल 2 साल के अंदर जो चीजें, जो इश्यूज आई मीन हमारे तरफ घूम रहे हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक बड़ा चंक है और उसके नीचे कुछ इस तरह का चंक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को। इस समय मेरे हिसाब से इंडिया में 59.5% रिजर्वेशन है सेंटर की जॉब्स में, और अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो 10% लेके चला गया आपका 10% आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है। उसके बाद में 27% आपका ओबीसी, इसके बाद में 15% एससीज और 7.5% एसटीज। तो ये हमारे पास में प्रेजेंटली ये वर्टिकल डेवोल्यूशन है। अब क्या हो रहा है कि इस 27% में ही कुछ चंक मान लो चल जाता है पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो मतलब उस 27% जो आपने ऊपर से आ गया है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, उसको भी हमने बांट दिया है। अभी मान लो वीमेन पे नहीं है, लेकिन सपोज करो कि वीमेन के लिए भी हो जाता, मान लो इसी में से किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए और आ जाता, जैसे सब कैटेगराइज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही तो बटेगा ना। तो ये क्या हुआ, उस 27% के अंदर ही आपने फिर से उसे बांटा, तो दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं। 17 तो अनटचेबिलिटी मैंने कल डिस्कस कर लिया था। नाउ आई विल डिस्कस द 18। 18 में मैंने बताया था कि आप एकेडमिक टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स लगा सकते हो, बाकी अदर कोई टाइटल्स आप लगा नहीं सकते हो। इवन पद्मश्री, भारत रत्न, ये सब भी आप टाइटल को यूज नहीं कर सकते हो। कोई भी इंडियन सिटीजन कोई दूसरे देश से टाइटल नहीं ले सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन है वो किसी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है। और अगर कोई फॉरेनर भारत में है, अगर कोई फॉरेनर भारत में है तो वो फॉरेनर भी बिना इंडियन प्रेसिडेंट के किसी बाहर से कोई टाइटल नहीं ले सकता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी। दिस 2 और 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। आर्टिकल 19 की अगर मैं बात करूं तो कल हमने 19 में 6 बात की थी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, एसोसिएशन, असेंबली, फिर एसोसिएशन, फिर मूवमेंट, ठीक है, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। लेकिन उसमें 6, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है और इसकी रेस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट भी हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, जैसे आप जिनको गैस नहीं कर पाएंगे, जैसे डिफेमेशन। अगर आप डिफेम कर रहे हैं किसी को तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। भाई मैं थोड़ी ना किसी को बेइज्जती गाली गलौज कर सकता हूँ। देखो सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, ये तो आप गैस कर ही लोगे, पर कुछ अलग है जो मैं बता देता हूँ। जैसे रिलेशन विद फ्रेंडली नेशन, रिलेशन विद,
मतलब कोई दूसरा देश है, उसके साथ में आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, आप बिगाड़ दिए हो, आपको कोई सिटीजन बिगाड़ रहा है अपने इस राइट के थ्रू। मतलब हमारे यूएसए के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, आप कुछ भी बोल रहे हो यूएसए के बारे में, तो वो तो अलाउ नहीं होगा ना। डिफेमेशन एंड वन मोर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, बाकी सारे आसान है, बाकी सारे फिर वही है, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया, वो सब आप गैस कर लोगे, बट ये थोड़ा सा याद रखना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड, ठीक है, रिलेशन विद, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री, ये रिलेशन विद द फ्रेंडली नेशंस आपके खराब नहीं होने चाहिए। ये मेरे हिसाब से आपको आर्टिकल 19 में याद रखना चाहिए। अब मैं करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस करूंगा, आर्टिकल 21 और 19 क्लब करके, राइट टू इंटरनेट, बहुत ही एक्सट्रीमली न्यूज में है, एक्सट्रीमली न्यूज में है। जब पुट्टास्वामी केस आया, राइट टू प्राइवेसी, देखो कितना क्वेश्चन में आ रहा है उसके ऊपर, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो इसी तरह से मैं बनाया है कि राइट टू इंटरनेट, तो राइट टू इंटरनेट को हमें समझना होगा। क्लियर है ये वाली बात? देखो राइट टू इंटरनेट में आपको याद रखना पड़ेगा कि ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। अब मैं आपको 2-3 केस यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले फाइमा श्रीनकेश, ठीक है, हम कौन सा केस की डिस्कस करेंगे? फाइमा श्रीन केस। फाइमा श्रीन केस में केरला हाई कोर्ट ने, फाइमा श्रीन केस में केरला हाई कोर्ट ने बोला कि राइट टू इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21। तो आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू इंटरनेट है वो फंडामेंटल राइट है एज पर द फाइमा श्रीन केस, केरला हाई कोर्ट। उसके बाद में इंपॉर्टेंट केस है अनुराधा बसीन केस। उसके बाद में अनुराधा बसीन केस। तो अनुराधा बसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एक रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर इंटरनेट को बैन कर सकते हो, बट इंटरनेट को बैन करना फॉर इनफाइनाइट टाइम नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इसे एक फंडामेंटल राइट बोला है, इसे एक बेसिक राइट बोला है, ह्यूमन राइट बोला है, बट कर्नाटका हाई कोर्ट की तरह एक्सप्लिसिटली इसे फंडामेंटल राइट नहीं बोला है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस केस से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? अनुराधा बसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन इंटरनेट को वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर, या इंटरनेट अगर टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, हम इसे डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। ये टेस्ट है वो ये कहता है कि 3 बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये कि एक लेजिटिमेट ग्राउंड होना चाहिए, अगर आप किसी की भी राइट टू प्राइवेसी को या फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं तो लेजिटिमेट ग्राउंड होना चाहिए। और आधार केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ग्राउंड बताए, फिर पुट्टास्वामी केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये ग्राउंड्स बताए कि लेजिटिमेट रीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लॉ के थ्रू आप करेंगे, अगर आप कर्टेल भी करेंगे फ्रीडम को, तो फ्रीडम को कर्टेल करने के लिए पहले क्या होना चाहिए? एक लेजिटिमेट ग्राउंड होना चाहिए, एक लेजिटिमेट ग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद में थ्रू लॉ ही कर सकते हैं आप ऐसा। तो लेजिटिमेट ग्राउंड होना चाहिए, एज पर द लॉ होना चाहिए, और प्रपोर्शन में होना चाहिए। जिस प्रपोर्शन में आप फ्रीडम कर्टेल करने की जरूरत है उसी प्रपोर्शन में आना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि छोटे से आप घाव के लिए ऑपरेशन की चीराफाड़ी कर डालो। तो ये 3 टेस्ट में पास करना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट को कर्टेल कर सकते हैं। अदरवाइज और इनफाइनाइट टाइम तक इंटरनेट को कर्टेल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये 2 केसेस आपको याद रखने चाहिए, फाइमा श्रीन केस एंड अनुराधा बसीन केस। अनुराधा बसीन केस केम इनटू द पिक्चर इन केस ऑफ द जम्मू कश्मीर इशू। वहां पे 213 दिन के लिए लगातार इंटरनेट शट डाउन रहा, तो उस केस में ये आया। फिर गवर्नमेंट ने 2G वहां पे रिस्टोर किया। फिर एक 4G केस भी आया, वहां पे गवर्नमेंट ने 3G और 4G को रिस्टोर किया।
ऐसे ही जो फाइमा शीन केस है, फाइमा शीन केस था, शी वॉज ए स्टूडेंट, तो इंटरनेट जब कर्टेल हुआ वहां पे, तो शी अपोजेस दैट मूव। हो ये रहा था कि वहां पे वे शी वॉज ए स्टूडेंट एंड उनके हॉस्टल में क्या हो रहा था, रात में इंटरनेट बंद कर देते थे। तो उन्होंने फिर केरला हाई कोर्ट में इसके लिए केस डाला कि ये उनके पढ़ाई और डेवलपमेंट में बाधा है। और याद रखना कि जो एक कर्टेल है अनुराधा मशीन केस में, जो कर्टेल है राइट्स की, वो आर्टिकल 19 के अंदर बोली गई थी कि इंटरनेट शटडाउन है, वो वायलेशन है आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज स्मॉल ए। तो याद रखना वायलेशन ये आर्टिकल 19 के अंदर है, लेकिन इनकॉर्पोरेट ये फंडामेंटल राइट एज ए राइट टू लाइफ किया गया है आर्टिकल 21 में फाइव मशीन केस में। क्लियर है? ओके। ऐसे ही 2 फंडामेंटल राइट और जोड़े गए हैं, जो आर्टिकल 21 में इसलिए किया गया था कि इसे इंटीग्रल पार्ट माना गया था राइट टू प्राइवेसी का। ऐसे 2 केसेस और जोड़े गए हैं। वो 2 जो केसेस हैं, वो केसेस हमारे सामने जो हैं वो हैं कि राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये भी एक फंडामेंटल राइट जोड़ा गया है 21 के अंदर। रिमेंबर दिस, राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड राइट टू फॉरगेटन। अभी इस पे कोई लॉ नहीं है हमारे देश में, तो मैं इसकी बात करूंगा राइट टू स्पीडी ट्रायल। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल में है कि भाई जो केस, वो कहते हैं जस्टिस भगवती ने, पीएन भगवती ने कहा था एक बार कि डिले इन जस्टिस इज डिनाइड इन जस्टिस। और आपको पता है कि किस तरह से हमारी जो जेल हैं वो किस तरह से ओवर क्राउडेड है, किस तरह से मैक्सिमम लोग हमारी जेलों में जो ओवर क्राउडेड हैं वो अंडर ट्रायल हैं, किस तरह से जो, तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हमें स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत है। तो राइट टू जो स्पीडी ट्रायल है वो एक फंडामेंटल राइट है, और किसके अंदर, राइट टू लाइफ के अंदर इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है। ऐसे राइट टू बी फॉरगेटन में क्या होता है कि यार अगर मान लीजिए कुछ कल को कोई बात हो जाती है, मान लीजिए कि आपका कोई डेटा है वो गूगल के साथ में शेयर्ड है, या आपका डेटा है वो किसी अमेजन के साथ में शेयर्ड है, आप चाहते हो उसे रिमूव करवाना, तो यू कैन जस्ट गो एंड रिमूव। यू कैन आस्क देम कि आप मेरे से रिलेटेड जो डेटा है उसे रिमूव करिए। इफ यू हैव शेयर डेटा समवेयर, सम वीडियो रिलेटेड टू यू इज देयर, यू कैन रिमूव इट। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट कि एक अनफॉर्चुनेटली एक लड़की का साथ मिसबिहेवियर हो जाता है, और वो मिसबिहेवियर का एक वीडियो मान लीजिए इंटरनेट पे है, और मान लीजिए कि एक समय के बाद में उसके जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा भी मिल चुकी है, वो जो विक्टिम है वो अब अपनी आराम से ज़िंदगी में जी रही हैं, लेकिन वो जो वीडियो है वो बार बार इंटरनेट पे सर्कुलर होने से वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही हैं। तो क्या उनका अधिकार नहीं है ये कि वो ये एक्सपेक्ट कर सकें कि वो वीडियो रिमूव किया जाए इंटरनेट से हमेशा के लिए? दैट इज राइट टू फॉरगेट। इंडिया में राइट टू फॉरगेट के लिए कोई लॉ नहीं है, बट हाँ इसका प्रोविजन जरूर है डेटा प्रोटेक्शन बिल में। और याद रखना इसके लिए BN श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी। तो BN श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन पे डेटा प्रोटेक्शन बिल है, अभी तक पास नहीं हो पाया है, उसमें राइट टू फॉरगेटन की बात हुई है। और राइट टू फॉरगेटन अभी सिर्फ और सिर्फ एज ए लॉ है, वो कहाँ है? EU में। तो यूरोपियन यूनियन में देयर इज स्पेसिफिक लॉ अबाउट राइट टू फॉरगेटन। ठीक है, तो ये करंट कुछ डेवलपमेंट्स हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। एक चीज और यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करूंगा, एक और चीज मैं अब यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है हम उसे आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, आपको एक नोट्स फॉर्म में एज सुन एज पॉसिबल। टीम इज वर्किंग ऑन इट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल 25 में की भी रिस्ट्रिक्शंस की थोड़ी बात करेंगे। मैंने उन्हीं केसेस को डिटेल में लिया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हर वर्ड हर लाइन को मगअप करने की जरूरत नहीं, रेदर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट लाइक mugging every step of these stupid test series in the market. Don't go for it.
आर्टिकल 25 हमने देखा था, 4 बातें थी इसके अंदर, कॉन्शियस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। तो पहले आप फील कर रहे हो कि मुझे ये धर्म अच्छा लगता है, फिर मैंने अपने फ्रेंड को बताया, फिर मैं उसको प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया, और मैं अपने फ्रेंड से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो भी प्रैक्टिस करें। इसमें 3 इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, विच इज हेल्थ। अगर मान लीजिए कोई रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसी है जैसे वो हेल्थ को थ्रेट है, जैसे अभी संथारा प्रैक्टिस है जैनिज्म में, जहाँ पे वो जब खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि अब उनको जी लिए हैं और वो धीरे धीरे ताकि वो मर जाएं, तो वो हेल्थ को हजार्डस है, तो इसके ऊपर होगा। इसके ऊपर अभी केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेता है इसके ऊपर। उसके बाद में हेल्थ के बाद में मोरालिटी। मान लो एक ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस है जो मैंने करना एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ी थी बहुत पहले, 1-2 साल पहले। उसमें क्या हो रहा था कि जो दलित है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो साउथ इंडिया के अंदर ये स्टेप है, मैं एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ भूल गया हूँ, तो केले के पत्ते पर भोजन करते थे ब्राह्मण, और उनके झूठे भोजन पे पेट के बल पे जो लेटते थे, कौन लेटना होता था किनको, दलितों को, ताकि, और उनमें ये बिलीव था कि बड़े वो एक एंशिएंट प्रैक्टिस है और उससे उनका शुद्धिकरण होता है। अब देखो कितनी मूर्खों सी बातें हैं, बिकॉज वी ऑल आर बेसिक ह्यूमन, वी ऑल आर सेम। बचपन में मैंने कोई स्कूल में नहीं बोलते थे कि भाई देख लो सबका खून लाल है, काटेंगे तो वो चीज तो बिल्कुल सही है। तो मोरालिटी, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस मोरालिटी को हर्ट नहीं करनी चाहिए, हेल्थ को हर्ट ना हो, और पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, मान लो पब्लिक ऑर्डर, लड़ाई दंगे हो जाएं उस प्रैक्टिस की वजह से, तो वो भी नहीं होना चाहिए। दीज 3 restrictions come into the picture। अब हिजाब का मुद्दा भी न्यूज में था, हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। हिजाब का मुद्दा न्यूज में था, तो हिजाब का मुद्दा तो हमारे काम का नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी हमारे काम की है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ essentiality is in news। so डॉक्ट्राइन ऑफ essentiality in the news जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो ये जो डॉक्ट्राइन है ये डेवलप हुई शरीर मठ केस में। ठीक है, तो शरीर मठ केस में डॉक्ट्रिन ऑफ essentiality डेवलप हुई है, और इस डॉक्ट्रिन के अंदर ये होती है कि उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हम अलाउ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया उन रिलीजियस प्रैक्टिस को हम अलाउ करेंगे जो उसका एसेंशियल पार्ट है, और जो एसेंशियल पार्ट नहीं है उसको हम नहीं अलाउ करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक में जो तलाक बिद्दत था, जिसमें 3 बार कहीं से भी बोल दो तलाक 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 और डिवोर्स हो जाता था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्राइन को यूज किया और कहा कि तलाक बिद्दत और जो ट्रिपल तलाक है वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, रेदर दैट कि वो बाद में डेवलप हुई है। इससे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी का पार्ट नहीं मानते हुए उसे खारिज कर दिया और कहा कि दिस काइंड ऑफ ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। शरीर मठ केस के अंदर आई है 1960s में, और आपको ये याद रखना है कि इस डॉक्ट्राइन के अंदर उन्हीं रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अलाउ किया जाता है, उन्हीं रिलीजियस प्रैक्टिस को आर्टिकल 25 का पार्ट माना जाता है जो एसेंशियल है उस रिलीजन में। अब क्वेश्चन यहां पे ये खड़ा होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल? व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल? ये तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करते हैं, है ना, वो उनकी स्टडी से, बट देयर इज नो कोर डेफिनेशन ऑफ एसेंशियलिटी। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स मोर इंपॉर्टेंट स्टफ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई विल डिस्कस टुडे। इट वॉज ऑल्सो इन द न्यूज। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को समझने की कोशिश करते हैं, और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ वो भी हम थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले बात है, डेवलप हुई केशवानंद भारती केस। ठीक है, 1973। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो डेवलप हुई केशवानंद भारती केस में
1973 में, और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन में कहा कि भैया समझ लो, आर्टिकल 368 के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट आप अमेंड कर सकते हैं, बट आप इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर को कौन डिफाइन करता है? वो एससी खुद डिफाइन करता है। जैसे एससी ने बहुत सारी चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर कहा है। इंपॉर्टेंट वन मैं अगर बताऊंगा तो जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, दी आर द इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये केशव भारती केस के अंदर आई, और इसके पीछे एक डिबेट भी है जो हम कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज डिबेट जब तक डीपीएसपी क्लियर नहीं होगा ना तब तक हम इसे डिस्कस नहीं कर सकते। तो विदाउट डीपीएसपी वी कैन नॉट डिस्कस इट। तो यू हैव टू वेट फॉर वन डे, and then in DPSP we will see the tussle between fundamental right and DPSPs, and then tussle settled through this Keshavananda Bharati case. But remember, Keshavananda Bharati case gave the basic structure doctrine concept which says that ki government or parliament can amend anything in the constitution except the basic structure. ठीक है, रिजर्वेशन की बात हमने कर ली है। अब हम धीरे धीरे हम चीज़ों को मूव करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे अब मेरी तरफ से फंडामेंटल राइट पे तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द न्यूज़ेस इन लास्ट 1 or 2 year. नाउ आई विल शिफ्ट टुवर्ड्स द डीपीएसपीस। ओके, सबसे पहली बात है कि नॉन एनफोर्सेबल है, ये कोर्ट में नहीं जा सकते आप इनको लेकर के, और दिस इज इन द पार्ट 4, दिस इज अंडर द पार्ट 4। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू थिंग्स। आपको आर्टिकल 36 से 51 के अंदर है, ये आपको ये भी याद होना चाहिए। और रिमेंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50, 51 all you must be remembered on your fingertip। बस आज ब्रीफ दूंगा, कल हम इनको डिटेल से करेंगे। ठीक है, 36 के अंदर वही स्टेट की डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में थी, कहां पे? फंडामेंटल राइट्स में। 37 के अंदर स्टेट ये नॉन जस्टिसिएबल है, 37 के अंदर क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। तो 36 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है, 37 के अंदर है कि ये लोग ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल है। 38 के अंदर एक वेलफेयर स्टेट की बात की गई है कि विल प्रमोट ए वेलफेयर स्टेट। ठीक है, 39 के अंदर 6 आर्टिकल हैं, एक्चुअली 39 के अंदर 6 हैं। तो A, B, C, D, E, F। ठीक है, मैंने इसको याद किया है, LDC गोज टू PHC, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, कैसे याद किया? L, उसके बाद में D, C। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइवलीहुड, वी विल अश्योर द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। ठीक है, D का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं आना चाहिए, वो उसको और अगर कुछ लोगों के हाथ में वो है तो उसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी, वेल्थ मस्ट नॉट कॉन्सेंट्रेट इन द फ्यू हैंड्स। यहाँ पे पहले थी तो पहले से है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अगर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वापस से एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे। यहाँ पे क्या है कि वी विल अश्योर द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ ऑफ वीमेन चिल्ड्रन। ठीक है,
एन सी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये तो बाद में ऐड किया गया है। उसके बाद में एक 39A, वो फ्री लीगल एड की बात करता है। वो किसकी बात करता है? फ्री लीगल एड की बात करता है। 39 हो गया। 40 के अंदर हम बात करते हैं विलेज पंचायत, विलेजेस की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं, सेल्फ सस्टेनेड विलेज की बात करते हैं। 41 के अंदर ओल्ड एज पीपल के वेलफेयर की बात हुई है। 41 के अंदर ओल्ड एज पीपल के जो है उनके वेलफेयर की बात हुई है। 42 के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट और वीमेन राइट्स। 43 के अंदर लेबर, लेबर तो कॉमन लेबर हैं, वर्कर्स हैं, उनके राइट्स की यहाँ पे बात हुई है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 44 में क्या आएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। उसके बाद में 45 एंड 46, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बाद में 45 में चिल्ड्रन में आएगा तुम्हारे पास में 0 to 6। याद रखना एक फंडामेंटल राइट बाद में ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A ऐड हुआ FR 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वो ऐड हुआ, और उसमें 6 to 14 के लिए कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई, और जो राइट टू एजुकेशन है वो पावर यहीं से ड्रॉ करता है। लेकिन 0 से 6 तक के बच्चों के लिए 45। उसके बाद में SC STs के वेलफेयर की बात हुई, एंड देन 47 की बात करें तो लिकर पीना छोड़ देने की बात हुई, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हुई। 48 के अंदर, सॉरी इसमें लिकर और काउ स्लॉटर का था, 47 में लिकर एंड काउ स्लॉटर, 48 में एनवायरमेंट। 49 के अंदर अगर बात करें तो 48 के अंदर एनवायरमेंट, 49 के अंदर अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो मोन्यूमेंट प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। 50 के अंदर अगर बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, और अगर मैं 51 की बात करने की कोशिश करूं तो इंटरनेशनल पीस। तो इस तरह से हमें पूरे 51 तक याद रखने पड़ेंगे। कल मैं इनको डिटेल से करेंगे, कल हम DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ आज, और हम उसके बाद कल हम आगे बात करेंगे इससे आगे, ठीक है। अब मेरा काम तो आपको बताना ही है, बट आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है बार बार, और जो हमने पढ़ाया है उसके नोट्स आपको जल्द से जल्द मिलेंगे, ठीक है। और कीप हार्ड वर्किंग, लिसन मी एट ईच एंड एवरी प्लेस। जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा पॉलिटी करने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए, अभी बता रहा हूँ ये बात मैं। आई ऑलवेज क्रैक द प्रीलिम्स, यू विल ऑल्सो विल क्रैक द प्रीलिम्स। बस मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।